दोस्तों टीजीटी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे किस प्रकार हैं। नंबर 1, इसे पहले बैंक ऑफ इटली के नाम से जाना जाता था। तो किस बैंक को बैंक ऑफ इटली के नाम से जाना जाता था? तो वह था सिटी बैंक। कौन सा बैंक? सिटी बैंक। सेकंड क्वेश्चन, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो ये 1991 में आरंभ हुई थी। जब मांग की मूल लोच इकाई है तो सीमांत आय होगी शून्य के बराबर। क्या आंसर होगा? शून्य के बराबर। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाए तो रेंजर फ्रिज और जॉन रिनबर्गन है। क्या है? रेंजर फ्रिज और जॉन रिनबर्गन। वाक्यांश लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे निर्दिष्ट करता है? ये आरबीआई को निर्दिष्ट करता है। और आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वित्तीय वाणिज्यिक बैंक, मतलब वित्तीय की सुविधाएं प्रदान करना। किसे अगुआ बैंक से योजना का सुझाव दिया था? तो नरीमन समिति ने अगुआ बैंक योजना का सुझाव दिया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस अवधि के विश्व आर्थिक संकट को विश्वव्यापी मंदी कहा जाता है? तो 1929 से 33 को। पहला विद्वान कौन था जिसने कहा कि प्रबंधन व्यापक होता है प्रशासन से? तो ये कहावत आ सकती है, तो ये है EFL ब्रश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, दल भावना को प्रबंध के एक निश्चित सिद्धांत के रूप में निरूपित करने वाला कौन था? हेनरी फ्योल था। नई यूरोपीय मुद्रा यूरो कब आरंभ की गई थी? 1 जनवरी 1999 को आरंभ की गई थी। भारत की हरित क्रांति में किसने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई? तो MM स्वामीनाथन ने। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। आर्थिक चिट्ठे का समीकरण क्या होता है? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। खनिज जमाओं की दशा में ह्रास की सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सी होती है? शून्यकरण। और उद्देश्य प्रबंध के प्रतिपादक कौन हैं? पीटर एफ ड्रकर हैं। और कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? FW टेलर थे। ये पार्ट 9 था। अब इसके बाद आपको पार्ट 10 के बारे में बताते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार दिवालिया हुए साझेदार की कमी को अन्य साझेदार वहन करते हैं तो उनकी पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। वसूली की हानि लाभालाभ अनुपात में बांटी जाएगी। और कानूनी अंकेक्षण आवश्यक है लोक सीमित कंपनी। सही लेखा समीकरण अगर पूछा जाए तो पूंजी का संपत्तियां माइनस दायित्व कर देंगे तो ये पूंजी निकल के आएगी। और एक कंपनी अंकेक्षण को हटाया जा सकता है आम सभा द्वारा। और पुस्तक प्रबंध का दर्शनशास्त्र के लेखक का नाम पूछा जाए तो ओलिवर सेल्डन है, जो कि 1930 में लिखी गई थी। और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक भी ओलिवर सेल्डन के द्वारा 1920 में लिखी गई थी। राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी CSO है। CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है। और इसकी स्थापना क्या पूछी जाए तो 2 मई 1951 को हुई थी। जब विक्रय की मात्रा 10,000, परिवर्तन लागत 6,000 और लाभ 2,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात निकालने के लिए PV रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे, जो कि फार्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 बन जाएगा। तो 10,000 माइनस 6,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 करके ये 40% निकल कर आ जाएगा। किसी निजी कंपनी में कम से कम संचालकों की संख्या अगर पूछी जाए तो वह 2 होती है और अधिकतम पूछी जाए तो 25। यहाँ संचालकों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा।
कम से कम 2 और अधिकतम 25 होती है। और एक सार्वजनिक कंपनी में अगर संचालकों की संख्या पूछी जाए तो कम से कम 3 और अधिक का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है अग्नि तथा समुद्री बीमा में। एक कर्मचारी को जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो इसका व्यय संचालन व्यय यानी आए गए खर्च में डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 हो गया है। इसके बाद पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 11 में कहा गया है कि विक्टर ब्रूम प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे? मूल प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक थे। और एल्टन मेयो का मुख्य योगदान किसमें था? ये मानवीय संबंध विचारधारा में था। लेखा परीक्षण का कर्ण विषय कंपनी अधिनियम ये 227 है। और लागत लेखा परीक्षण का आरंभ हुआ था 1965 में। मिमियोग्राफ होता है। मिमियोग्राफ एक फोटो प्रतिलिपि का तरीका होता है। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित हुआ था? 1940 में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रूप है एसोसिएशन का। और औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। और औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम जनवरी 1955। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अगर पूछी जाए तो जुलाई 1964। और जुलाई 1964 में ही भारतीय यूनिट ट्रस्ट की भी स्थापना हुई थी। पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो औद्योगिक वित्त निगम की 1948 में सबसे पहले हुई थी। स्कंद विपणी दशा की अर्थव्यवस्था का दबाव मापी है तो ये परिभाषा दी है मार्शल ने। आत्म समन्वय के सिद्धांत की व्याख्या की गई है ब्राउन के द्वारा। चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर। और प्रयुक्त पूंजी बराबर होता है समता प्लस दीर्घकालीन ऋण। और किसने प्रबंध को पेशा कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है। और किसी फर्म का विघटन होता है एक भागीदार को छोड़कर सभी भागीदार के दिवालिया होने पर। मतलब किसी फर्म का विघटन होता है कब होता है? जब एक भागीदार को छोड़कर सभी भागीदार दिवालिया हो जाएं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये मनीला में है। और पूंजी संरचना अनुपात होता है समता अनुपात ऋण। और एक सरकारी कंपनी में सरकार कम से कम कितने अंश धारण कर रखती है? तो 51%। ये पार्ट 11 था। इसके बाद पार्ट 12 आपके सामने ला रहे हैं। कम से कम एक मंडल सभा आहूत करना आवश्यक है प्रत्येक तिमाही। ये प्रत्येक तिमाही में एक मंडल सभा का आयोजित करना आवश्यक है। और आवासा विश्लेषण है सामग्री नियंत्रण की एक तकनीक है। और पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और AS14 कंपनी के एकीकरण से संबंधित होता है। AS20 प्रतिअंश आय अर्जन। और AS16 ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन। और AS12 सरकारी अनुदान का लेखांकन से संबंधित होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, शायद ही ना पूछे जाएं। अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर कितनी होती है? 25% होती है। अधिकतम अनुशासन होता है रेखा संगठन में। और भारार्पण किया जा सकता है अधिकार का। संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत होता है उदार संप्रेषण सिद्धांत। और अंकुरी लता संप्रेषण का तात्पर्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शीघ्रता से संप्रेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए है पूंजीगत लाभ है। और मांग की आड़ी लोच का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ये मूर महोदय ने दिया है। और कुल लागत बराबर होती है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी एक मूल्य ग्रहण करने वाली। एकाधिकार संतुलन की स्थिति पूछी जाए तो AR ग्रेटर देन MR के होगा। और विभेदात्मक एकाधिकार तभी संभव है जबकि दो बाजार में मांग की लोच भिन्न हो। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।